beauty of groups. This is very interesting. Morning session was also very interesting. The role of all the participants is defined quite clearly. In my group, I am the group leader, so I tried to make everybody comfortable with giving a broader structure for all the presentation, whatever we have to do in a group. So it should be a total, not a, what I think is it should not be individually focused, but group presentation हम कर रहे हैं, तो उसमें as a group हम उसको कितना अच्छा present कर सकते हैं, ये हमारा focus होना चाहिए. और फीडबैक का भी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि फीडबैक जो जैसे मॉर्निंग इवनिंग सेशन में हमने डाले थे, तो वो तो हमने चैट पे डाल दिए. मॉर्निंग वाले जो फीडबैक्स हैं, उनमें आपस के फीडबैक लिखने हैं, किसका फीडबैक देना है उसमें? देखिए, सुबह वाली जो आप कार्य करेंगे उसकी एक रिपोर्ट आपको नेहा जी को भेजनी है. ठीक है ना. और जो सुबह का एक स्क्रीनशॉट भेजना है. फीडबैक के संबंध में है. एक तो फीडबैक आप देते हैं डेस्क्रिप्टिव, जो अभी टेक्निकल या एक्सपर्ट सेशन जैसे खत्म होगा तुरंत आपको देना है. डेस्क्रिप्टिव 50, 60, 40 वर्डों में, ठीक है, या उससे ज्यादा में भी. और एक फीडबैक हमने गूगल फॉर्म कल डाला था शाम को 6:30 बजे, उस पर आपको देना ऑब्जेक्टिव है. उसमें यस नो और उस तरह का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है. क्लोज टाइप क्वेश्चन है वहां पर. यहाँ ओपन है आपका कि आप अपना कुछ भी राइटअप दे सकते हैं. तो दोनों फीडबैक भरने हैं. जो गूगल फॉर्म वाला फीडबैक है वो केवल 63 लोगों ने भरा है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है. रेस्ट यानी कि 92 में से लगभग 29 लोगों ने अभी उसे फिल नहीं किया है. तो वो उसकी बात जी. जी मैम. किसी की और कोई क्वेरी? प्रशांत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं आपको खुल रहा हूँ. Yes, Prashant ji. Hello, sir. Dr. Prashant Dwivedi here, representing group number 3. There was a lot of confusion between assignment and presentation. Is it same or what type of assignment we have to prepare? Assignment presentation से अलग होगा तो किनके पास भेजना है और किस तरीके से उसको बनाना है. और ये सुबह हम लोग दिनेश सर से जानना चाह रहे थे, लेकिन वो ऑडिबल नहीं थे हमारे ग्रुप में, कनेक्शन की प्रॉब्लम थी. तो एक बार ये और थोड़ा सा क्लियर कर दें कि प्रेजेंटेशन जो कलेक्टिव प्रेजेंटेशन संडे के लिए बन रहा है, असाइनमेंट उसके अलावा होगा, तो कहाँ पे भेजना होगा, किस स्वरूप में होगा. एंड दूसरी चीज जो हम लोगों का अपना प्रेजेंटेशन है जो ग्रुप में हम लोग दे रहे होंगे. जी पहले उनको सुन लेना. जी मैम, बाई विमला में आ गई हैं. आई थिंक उन्हें बुलाया जाए, बाद में क्वेरीज पर हम बातचीत कर लेंगे. अब सीधे हम सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे. सबसे पहले आप सबको नमस्कार मैम, स्वागत है आपका. आई एम सो सॉरी, एकदम से सारा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं वाईफाई क्यों चला गया था. देन आई हैड जॉइंड विद माय हॉटस्पॉट ले लिया मैंने. बस मैं हॉटस्पॉट जियो से कर रही हूँ इसको. वेलकम मैम. और आपके प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे हैं हम लोग. हाँ, सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद दैट because you asked me to talk about reaping benefits of post COVID-19, this environmental and scientific gains. So I will talk about, first of all, the crisis that has been created earlier also in this world. Starting from that, because there have been so many such pandemics earlier also. It is not only COVID, what we are facing now. We are perhaps in the best times when we can face challenges of the level of COVID. Earlier, the challenges were really difficult when we didn't have any amenities with us, although the environment was very friendly with us. And now what has happened in all this, and what we have learned, how we have learned ourselves to evolve with the pandemics, I can talk about that. And I would like to say that amidst all the theories of, I would rather like to start with something that there have been, I have listed some 10 worst pandemics
which are worth noting. And there are several lessons to be learned from them. So amongst those 10 worst pandemics which have outbroken in the history, COVID-19 is the latest, which started from China and has claimed about 265,000 some odd number lives already. But before that, we had HIV/AIDS in 1976, which was discovered in Congo, and then it outbroke in 2005 to 12. Then Hong Kong flu in 1968, which was due to H3N2 subtype of influenza virus A. Again, it had claimed some 5 million lives, 1 million deaths, and some 5 million people got infected. And Asian flu, 1956 to 58, also claimed some 2 million deaths. Spanish flu, which was most deadly, 1918 to 20. You can just imagine the World War had just ended, and right with the World War, there was Spanish flu outbreak, which claimed about 20 to 50 million people, healthy young people, those who were not immunocompromised. They were affected badly with Spanish flu. Earlier also in 1910-11, we have seen 6th cholera pandemic, 3rd cholera pandemic in 1852 to 60, then Asiatic Russian flu during 1889 to 90, and plagues, bubonic plague, which was not viral at all, yet it was as pandemic as virus could be. Then Antonine plague, which was an anonymous name given to a smallpox perhaps, which generated in Asia Minor, and which also claimed some 3 million lives every year throughout the world. In 1870 to 74, this was declared as pandemic, and in 18th century, some 300 million lives were claimed again. And in 1896, Edward Jenner had discovered the vaccine. And this is the only such virus which has been won over by human beings. Smallpox, which was earlier named as Antonine plague. The lessons we can learn from all this have been given in a very soft language by Madame Boone in 2007. She passed away at the age of 97 years, and she has seen the Spanish flu. She reported that before death, that about the solidarity of the people all under the same suffering of Spanish flu. And this is what we see here also in case of COVID-19, the solidarity of the people to fight over, to win over COVID-19. There was a great lockdown, not even ordered by the government, people had ordered it themselves. And now the government is telling us not to reach to those levels which we have reached earlier. Not only that, putting a mask and glove became habit at the time, even for our, and there was all countries now should also join hands in helping each other as they helped at that time. The travel has been at the base of each pandemic. So this is again alarming that during travel, we have to take precautions. One has to be careful not to disseminate any disease, and secure travels, hygiene, sanitation, distancing, all these things can keep people healthy and safe. Medical facilities of the country should be very strong, and only infected and contacted persons need to be vaccinated. You know, it happened that vaccine was started to be given to each and every person, and it came out that some people reacted very badly to it. Those who didn't have any symptoms need not be given any vaccine. This was then thought that only the suffering people and the people who have contacted them should be given this vaccine. Now with the current global crisis, COVID-19, if we talk about, which is because of coronavirus family. Coronavirus family is a zoonotic virus, which is known to inhabit fruit bats
has colonized humans too. In 2007, there was a paper authored by Cheng and co-workers of University of Hong Kong who published in Clinical Microbiology Reviews that SARS, severe acute respiratory syndrome coronavirus, is an emerging and re-emerging infection, and it alarms for an outbreak. Much resilient than before, as exotic mammal eating habits in South China may allow for inhabitation in humans too. Now it has claimed over 2.5 lakhs lives so far, out of reported 35 lakh cases. In India, about 1568 have died out of 46,433 cases reported so far. Recovery rate is though high, but recurrence has also been seen in those cases, meaning thereby the antibodies formed were still weak. Even plasma therapy has been shown to perhaps help, but so far it has not proved to be very promising. According to a report of WHO that was on 5th of May 2020, because the new director has taken up some 15,000 genome sequences have been identified, so that it can be said that this coronavirus is a normal, natural RNA virus. But it has open base pairs at both 3' and 5' ends, and there have been some 17 mutations so far recorded because of these open ends. It can weaken T cells using ACE receptors, causing oxidative stress, vascular thrombosis, so many such symptoms, taking over the human brain receptors. So what is the Indian contribution then? I have heard the talk of Secretary Ayush, Mrs. Rajesh Tuteja. She reported that Ayush Ministry has developed Ayurvedic tablets and decoction formulae, which has been tested on 6,000 quarantined corona positive patients. 7-day dose made them negative, corona positive to corona negative, and further trials are in progress. Italy, Spain, Israel, France, America, all are claiming to have developed vaccine, or they are about to develop a vaccine. India too is progressing in this direction. However, as Madam Divyanath has already told, that success of the vaccine is still far to be proven. WHO also suggests traditional medicines to be used to prevent deterioration of condition, or as an alternative, the same. Hydrochloroquine, which was being used for quite some time and has proved to be helpful so far, which is actually an anti-malarial and is also used for relief in joint pains. And this suggests that hydrochloroquine is possibly capable of blocking the ACE receptor recognition of the virus. Now let us come to Environment 2020. So amidst all the theories of climate change, global warming, COVID, although maybe a product of the same climate change, has helped through lockdown. There is a ray of hope here also. Although we are seeing a lot of economic losses, life losses, pressure on the brains of everyone, people are undergoing stress as they are not able to go to work, as they are not able to perform the things the way they wanted to. Yet, the lockdown has helped. And again, Dr. Divyanath has rightly pointed out, the air, the water, everything has been showing to us that there is improvement. The whole ecosystem is echoing to us, saying that now I'm feeling good. So what had we done? We had actually disturbed, polluted the soil, the water, the air, everything else related to us. As you might have noted, that aerosol or air quality index has been the lowest during past 2 decades in this period.
We have all enjoyed fresh air, happiness of the wildlife, clean rivers, no noise pollution, temperatures coming down, all these things. And small rains also. However, in 2019, it was pointed out that untimely rains are a result of Western disturbances. And they may, in fact, create greater havoc to the climate. Climatic malaise would be there. The crops would not be giving the same yield as they used to. Similarly, we had seen in 2019, there were problems, as we always hear about parali burning and a lot of air pollution because of that. Now, at this time, when the harvest was going on, wheat harvest, the factories were locked down, the automobiles were not flying on the roads, and that brought down the AQI. That made it very healthy for us. So what we learned from this, that climate change mitigation, if we have to do, this is one way that lockdown has helped. And now in coming days after lockdown, because we expect that there will be again an outburst of people everywhere. So again, if we make it a policy in environmental aspects, that people will have to wear masks, everybody will have to wear gloves, there will be distancing maintained, automobiles will not fly. Well, we can follow Arvind Kejriwal's formula, that even and odd. And in the classrooms, what will we do? Because there will be number of students sitting together. No, we can again help that also, perhaps, that we can make 50% of the class coming today and the rest 50% studying through online mode. The same percent, which were the students who were present today, they will replace the rest half the next day. So this way, alternate days, they will be present physically, and at the same time, each one will have a time to be will have a chance to be present physically and online. So they will develop a habit of studying online also. Well, our country will have to improve the internet networking everywhere, because the corners of the villages or in cantonment areas where jammers are there, the people residing over there, they hardly get any internet connectivity. And I don't stay in such an area, and still you saw that because of a lot of usage of internet nowadays and during this period, we are having a pressure on it. So we will have to excel in this form, that we can do most of the work online, and we can take care of the climate at the same time. The factories should also be opened by a serial order. So one type of factories should be allowed during first 3 months, the next 3 months. Likewise, there will not be all the factories running at 12 months basis, because we have not been able to create any environmental gain by that. So this is the environmental gain which we have realized, and we must keep it up by maintaining certain laws made in this respect. Although we talk a lot that we are signatories of that treaty, environmental policies, and the Biological Convention, we are there in Biodiversity Convention also. But how will the biodiversity emerge or stay? It cannot be maintained unless we clean the environment to be most suited to the whole ecosystem to breathe freely. I would also like to mention here that half of the world's sandy beaches, because of this climate change, are there to be ruined. They will be dipping into the seas because the seas are rising. If we are still thinking of maintaining our own way of maintaining the environment, then perhaps we will not be able to win over the climate change. We will have to maintain
the pace of the climate change to be slow. It is very fast now. And this fast climate change is going to deteriorate our own conditions. The life will become very difficult. So if we want to maintain life on this planet, if we want to maintain air, water, food, everything in the pure form to reach us, then we have to look at the possibilities of this lockdown, of this COVID, which it has alarmed us, which it has generated a new insight into us, that we can fight with all these calamities and come out of it much in flying colors. Well, I would like to say here, I would like to even say that there are scientific claims also which have to come up. This is about environment that I'm talking about, that we can, well, in our university, we are looking forward to examinations, we are looking forward to admissions. And if we let the things go on in their own normal pace, once the lockdown is open in June or July, we will again be back to square one. The whole pollution will be back there and we will not be able to respire well. And this is a respiratory syndrome as well, though it causes vascular thrombosis in addition. Vascular thrombosis occurs in microcapillaries of the lungs, which is so close to heart. Through pulmonary, it is pulmonary arteries, it is connected. And thrombosis leads to no oxygen going up. It is choking. The clots are developed. Now, under this condition, do we understand our own responsibility to take care of the environment and mitigate the pollution levels? You will also be alarmed to know that the used to be a place where carbon sequestering used to be the best, have become reverse sinks now. Carbon dioxide, which should not have been there in the proportions which is increased, which is in those proportions in which it is being generated every day. Forests were supposed to sequester it into the soil and get the organic carbon in the soil, which is good for, healthy for the soil and for plants to develop. And not only that, it doesn't sublime itself to volatile carbon dioxide. And that is how the levels can be still recycled and maintained. Now with this climate change, if we are going to have reversal of these sinks, the carbon sinks, the forests, then we will be again in great trouble, because carbon will be still getting into enhanced proportions into the air. So again, I think that we have to rethink, reformulate our policies in which we will have the forests working as sinks, not the reverse sinks. For that, we should not have so much of carbon dioxide around. We should not have the heat waves the way it was there last year. Last year, there were 73 heat waves. We call it a heat wave when it is, for the past 10 or 20 years, we don't see on such period the same temperatures. Then we call it a heat wave. So last year, there were 73 recurrences. This year, so far, there is none. And I wish that there is no other heat wave in this year. And global warming should not deplete the glaciers, should not rise the seas, should not make our lands sink into it, should not change the tropical forests into carbon generators, carbon dioxide generators. And we will be able to meet the challenges which we have created ourselves. This is what I believe in case of environment and scientific developments. In scientific developments against any such vaccine, against any such virus, since I have just given you a list of 10 such pandemics, which were
say within 200 years we have seen them. So it is high time that we realize that every 20-30 years we'll be seeing these pandemics. We must now wake up, join hands in fighting with all these, make our environment a better place to survive for the human being, for the wildlife, for the earth to remain as earth, a green earth. So my rethinking about policies is such that I think that we have already outnumbered any species or race. And that is why it is nature's desire now to make a balance. And taking over in this mode of balance, it is pathogenic way of creating the balance, because pollution we have created, pathogens are coming up under this polluting regimen. So again, I would suggest that we all wake up and join hands to rebuild, reform these, make every student, every child at home also well aware about what we are doing and how we will end up in no life on earth situation if we go on doing this. So I think this is all I would like to appreciate. Also, as the muddy area where water can seep down, you know what is happening to the soil? There is geomorphological change which is going on because we have depleted soil of water. That depletion has created geomorphological changes. The soil has changed its nature. Now the same plant is not capable of surviving there. How will it reap us benefits? We have to understand all that. And coming up with that understanding, we will be capable of maintaining the Earth's environment, Earth's soil, air, water, life on Earth in a perfect way. So this is all I would like to share with you all. If you have any queries, if you want to comment, you can please. Thank you very much for inviting me. आया हुआ है, ये आप जानते हैं, और उसमें हमारी पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत सारी पॉलिसीज हैं. हम लोग कहते हैं फैक्ट्री से एफ्लुएंट जाना नहीं चाहिए, it should be treated first. But does it really happen? Had it happened, Ganga would not have been dirty, Yamuna would not have been dirty the way it is. It should not have stunk the way it was stinking. हो ये रहा है कि हम लोग उन पॉलिसीज को केवल सुपरफिशियली फॉलो करते हैं, उनकी फंडामेंटल सोल में नहीं जाते, उनको बाय स्पिरिट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और नतीजा ये निकलता है कि हमने कहा पोल्यूशन नहीं होना, हम ही अपने घरों में देखें. फैक्ट्रीज तो बड़ी दूर की बात है, पहले अपने घर से देखें, क्या हमने अपने घर में कूड़े को अलग अलग कर रखा है कि एक बायोडिग्रेडेबल कूड़ा हो, सेग्रीगेशन, कि उसको सेग्रीगेट करके हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंपोस्टिंग की तरफ भेजें और दूसरे वेस्ट को भी वो सेग्रीगेट करने के लिए उन्हें दे दें, जिससे कबाड़ियों का काम भी चलता है. they are environmentalists for us because they do segregate all types of things. Then प्लास्टिक यूसेज छोड़ दिया क्या हमने? नहीं, वो तो हमें अभी भी बहुत कन्वीनियंट लगता है, बड़ा कंफर्टेबल लगता है, हम नहीं छोड़ना चाहते. We will have to change our lifestyle. जब प्लास्टिक नहीं था तो हम क्या सब काम नहीं कर पाते थे? करते थे. लेकिन इस प्लास्टिक में भी जो थिक प्लास्टिक है, that and this thin one, which is actually creating problem to us, जिसको हम कहते हैं ना चाइनीज पॉलिथीन आ गए थे, बहुत होल्ड कर सकते हैं, बहुत मजबूत हैं, डिसॉल्व भी नहीं होता है, वो बहुत डिजास्टरस है. So we have taken disaster. What we have bought for? क्या खरीद रहे हैं हम? जहर खरीदने जा रहे हैं हम अगर ऐसे पॉलिथीन ला रहे हैं तो हम अपने गाय, मवेशी, कुत्ते सबके लिए भी जहर ला रहे हैं, सॉइल के लिए भी जहर ला रहे हैं, और अपने लिए भी, जो एट द एंड हमारे को वाटर नहीं मिलेगा. ठीक इसी तरह से हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं. I have come down to Hindi, just thinking that everybody would be more comfortable in that. नहीं, फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रही हूँ. तो फर्टिलाइजर्स में भी हमने यूरिया का यूज करने में भी कभी कोई कमी नहीं करी. हालांकि यूरिया एक मिनिमल अमाउंट में यूज होता है, एनपीके में भी एक बहुत ही
कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है, पर वो कंट्रोल कुछ नहीं, उनको तो बढ़िया बढ़ता हुआ प्लांट दिख रहा है। हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो ये समझ जाएं कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन दिया जाएगा तो वो सीप करेगा नीचे सॉइल में, वाटर रिसोर्स में जाएगा, और वाटर में नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इज हैजार्डस फॉर आवर लाइफ। वो वाटर हमारे पास पोर्टेबल बचा नहीं। हम कितना नीचे से, आजकल तो सबमर्सिबल हर एक के घर में लग गए, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ सप्लाइंग टू ईच वन ऑफ अस टू रिक्वायर्ड अमाउंट्स। हम अपनी रिक्वायरमेंट को और जो अमाउंट हमने सॉइल में से खत्म कर दिए उसको देखें। और दूसरा क्या नुकसान कर रहे हैं, सबमर्सिबल में से पानी बहता है, बह रहा है, नोबडी केयर्स। जितना चाहिए उतना ही लें, नहीं, हम दोहन करने में भी बहुत आगे हैं, कितना ले सकते हैं। वो दूसरा पाइप लगा देते हैं, वो नीचे जा रहा है, कहाँ, गटर में। इज इट गोइंग टू द सॉइल? नो, वी आर नॉट इवन हार्वेस्टिंग दैट। रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम्स बनाकर अगर उसमें चला जाता है ये पाइप, तो शायद ये ओवरफ्लो हमको नुकसान ना पहुंचा, हमारे सॉइल को एनरिच करता, बट वी हैव नॉट डन दैट। ये तो हम अपने घर से शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम अपने घर में ही नहीं केयर करते एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। हम बच्चों को, हमारी पुरानी ट्रेडिशंस थी कि हम बाहर से लाए हुए जूते चप्पल अंदर नहीं लाएंगे, बट नाउ वी ब्रिंग इन थिंकिंग दैट किचन्स आर नाउ एट द स्लैब्स मच अबव, तो कुछ दिक्कत नहीं है, कहाँ धूल मिट्टी आ रही है, बेड्स भी ऊपर है, नीचे कौन सोता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग ऑल दोस ट्रबल्स फ्रॉम आउटसाइड इन आवर होम। होते हैं ये ज़ूनोटिक वायरस, ये सिर्फ एनिमल्स को जो खाते हैं लोग, ये उसी मेथड के थ्रू ट्रांसफर होता है, या फिर जैसे मैंने अभी कहीं पढ़ा, अब इंटरनेट पे पढ़ी हर चीज पे बिलीव भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ज़ूनोटिक वायरस जो है उनमें कुछ म्यूटेट कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं ना। जी जी, मैं अभी आपको वही तो मैंने बोला भी था कि क्लाइमेट चेंज में बी अ रीजन फॉर दिस कोविड-19। अच्छा, जो इनिशिएट हुआ वो दैट इज अ रीजन इनिशियली, पर क्योंकि उनको अडाप्ट करना है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, एंड दे हैव अडैप्टेड टू दीज चेंज, temperature changes, the soil changes, water changes, everything they are adapting to, and because they have to adapt and survive, तो वो mutate भी हुए कि जो उनके fruit bats थे, fruit bats के अलावा they inhabited other bats, then they inhabited somewhere in between bats and human being there is something else, some other animal which is being very closely used by human race, जैसे cattle होती है इस तरह से, जैसे camel में मिला था SARS का, तो वो बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जैसे स्मॉल पॉक्स का काउ पॉक्स जैसा है, और इसीलिए वो वैक्सीन बन गई, वो काउ पॉक्स वाले से जनरेट करी उन्होंने। अच्छा, तो ये पेंगोलिन की जो बात है ये सही नहीं है फिर अभी? ये अभी नहीं कह सकते, नो नॉट येट। ओके मैम, हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, ये मैं कह रहा हूँ मैम, क्या अंडे, चिकन, मटन मैम में क्या खाया जा सकता है? क्योंकि कई बार आता है, कई बार निकलता भी। देखिए, अगर कोई एलिंग तो आप कोई सा भी एनिमल खाएंगे खुद के भी पेट में ट्रबल हो जाएगी, कैसा भी एलिंग एनिमल हो, अगर आप उसको खा रहे हैं, जैसे एलिंग वेजिटेबल भी आप खाते हैं तो पेट में ट्रबल होगी, क्योंकि हमारा पेट तो रिस्पॉन्ड करता है। इट कैन, देयर हैव बीन सच से वेरी लिटिल नंबर ऑफ चांसेस वेयर ट्रांसजेनिक जैसे बनाए थे, मैं आपको उससे एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, भिंडी, बैंगन सब ट्रांसजेनिक बना लिए थे, टमाटर भी, फ्लेवर सावर ये सब, पर वो कमर्शलाइज नहीं हो पाए क्योंकि लोगों का यही एथिकल प्रश्न था कि दैट यू हैव यूज्ड फिश का कोई जीन यूज किया है आपने, हम तो फिश नहीं खाते तो हमारे को तो आप गलत चीज दे रहे हैं। फिश थोड़ी खा लेंगे, जीन्स तो सबकी सेम है, 2% अलग है, 2% में कई सारे एनिमल बन गए, तो उसका मतलब फिश खा लिया कोई, तो एक जीन का सेगमेंट है जो ऐसा। लेकिन चलिए, ये भी हुआ कि दूसरे जो एनिमल्स थे या इवन ह्यूमन बीइंग में भी कुछ लोगों को थ्रोट में ट्रबल, कुछ लोगों को कहीं और ट्रबल शुरू हो गई। एक तो साइकोलॉजिकली भी हो सकता है कि कोई ससेप्टेबल हो, तो ससेप्टेबल की वजह से जल्दी से हो गया, अदरवाइज ऐसे एक आधा केस मिलता है जिसमें ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ब्लड सेल्स में अगर वो चला जाए और ब्लड सेल्स में जाने के बाद अगर उसे मौका मिल जाता है सही सूटेबल एनवायरनमेंट, तो वो आरएनए ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि ये को इंटीग्रेट करते हैं, को इंटीग्रेट करने में ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को, ट्रांसजीन हो जाएंगे, पार्ट ऑफ जीनोम बनेंगे। जैसे ऑन्कोजीन्स हैं, कैंसर जीन,
ऑन्कोजीन्स आर पार्ट ऑफ आवर जीनोम। कब ट्रिगर होंगी, कब स्विच ऑन होंगी, ये हमें नहीं मालूम। अदरवाइज हर एक के जीनोम में मौजूद है, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अनलेस ट्रिगर्ड। मैम 100 डिग्री सेल्सियस पे निकलता रहता है कि आप इस पे पका ले रहे हैं, कोई इससे नीचे तो पका के खाती भी नहीं है कि नहीं, उसको रॉ फॉर्म में तो खाएंगे नहीं। तो क्या मतलब अंडे जैसे बॉयल खा रहे हैं? आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उबालते हैं तो प्रोटीन तो नष्ट हो जाती है, डीनेचर्ड, आपको नहीं मिलती। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उबालते हैं नहीं, मैं तो टेस्ट के लिए है। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया 273 पर भी मिले हैं। मैं एक्चुअली टेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि जैसे टेस्ट में मन करता है कि नहीं अंडे खा लूं यार, कहता है रमजान। नहीं खा सकते हैं आप, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि अभी से एग्जाम तो जिस भी कंडीशन में आप लोग करवाएंगे डिस्टेंसिंग के माध्यम से जैसे भी, लेकिन उसके बाद हमारा एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होगा जिसमें हम देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है। तो जैसे हमारी पीसीएस होती है, लेकिन तब तक हमें प्रिकॉशन में तो आगे रहना ही है, 4-6 महीने साल भर बहुत ही रहना। लेकिन जिस समय एडमिशन का प्रोसेस होता है हम बहुत बच्चों के करीब होते हैं। हमने वैसे बहुत कोशिश करी है कि एडमिशन का प्रोसीजर भी थोड़ा और स्मूथ हो जाए। उसके लिए बच्चों को साइबर कैफे भी ना जाना पड़े और हम कुछ कॉलेजेस को नोडल सेंटर बना दें, पर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की आपको जगह बनानी पड़ेगी कि वो वहीं पर आएंगे और एक दिन में इतने ही बच्चे आएंगे, उसके बाद गेट बंद, क्वेरीज इतनों की रिजॉल्व होंगी, ऐसे करके होगा। और मोबाइल ऐप से वो लोग भर सकते हैं खुद अपने घर बैठे और उनको एफएक्यूज भी मिलेंगे, एफएक्यूज के तुरंत जवाब मिलेंगे कि ये उनके अगर क्वेश्चंस हैं तो उनके ये जवाब हैं, और एक वीडियो होगी कि कैसे भरना है, वीडियो से वो खुद देखें कैसे कैसे भरना है, जिससे उनको काफी सारी सहूलियत हो जाएगी। ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्वेरीज कम से कम हो। हमें भी तो अपनी ग्रीवांस सेल को उस कहर से बचाना है ना। थैंक यू मैम। बस यही है कि क्योंकि वो समय बहुत वैसा होगा कि सारे बहुत भीड़ होती है। एडमिशन के वक्त क्योंकि आप लोग अलग अलग काउंटर्स रख सकते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बच्चे का एडमिशन होता है, और एक दिन में जहां पर 300 बच्चों का सेक्शन है वहां 300 आएंगे, समझिए 300 में से 150 तो आएंगे ही, अगर 150 नहीं भी आते क्योंकि 3 जगह की मेरिट होती है वो, तो उसमें भी हम लोग समय बढ़ा देंगे उसका कि फर्स्ट डे 1 to 50 आएंगे, सेकेंड डे 50 to इतने आएंगे जहां पर बड़ी लिस्ट है। वो आप लोग भी लगा सकते हैं नोटिस कि आपके यहाँ 300 बच्चे आने हैं, तो 300 बच्चे में से 1 से 100 तक के आप इस दिन कंसीडर करेंगे, 101 से 200 तक यहाँ, और 201 से 300 तक थर्ड डे। मैम इसमें एक सजेशन ये भी हो सकता है कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ मेरिट होता है इंटर का, कुछ का अलग होता है कि भाई, तो हम उन बच्चों का, चूंकि आजकल बोर्ड के मार्क्स सारे अवेलेबल हैं, सारे बोर्ड के जो करंट के होते हैं, तो उन बच्चों को फिजिकली आना नहीं पड़े। बाकी जिनको फिजिकली मजबूरी है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ये आपका इंटर के मार्क्स हैं, ये ऑनलाइन वेरीफाई हो सकते हैं अगर बच्चा करना चाहे तो जैसे ऑनलाइन कंसेप्ट आके हम बच्चे को मैक्सिमम स्ट्रेंथ को रोकें, और जिनके लिए एसेंशियल है, स्पोर्ट्स कोटा है और कुछ हैं जिनके सर्टिफिकेट हमें चेक ही करने हैं, केवल उतने बच्चे आए, बाकी जिनका स्पोर्ट्स कोटा का तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चेक करना होता। स्पोर्ट्स कोटा का तो हम लोग यूनिवर्सिटी में वो कराते हैं टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई करेगा वही जाएगा कॉलेज में। स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी उसे टेस्ट क्वालिफाई करना है, अब उसे 4% नहीं मिलता। ऐसे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हम कम आने, मतलब स्टूडेंट को कम से कम आने दें, जिसका बोर्ड से टीचर भी चाहे तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट देख सकते हैं ऑनलाइन। भाई हर 10th की 12th की सारी मार्कशीट बोर्ड पे अवेलेबल है, चाहे ईपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, मैक्सिमम बोर्ड्स की। केवल हमें फ्रेश स्टूडेंट थोड़ी मिलता है, पुराना भी तो मिलता है ना। नहीं, मैक्सिमम हमारे पास वो भी होती हैं। ऐसा होता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम आती है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दे के पास किया है, या जिन्होंने वो दिया था, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो उनकी मार्कशीट ये लोग मर्ज नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चलता। हमारे पास तो उससे पहले का रिजल्ट होता है और नेक्स्ट रिजल्ट फ्रेश रिजल्ट होता है, तो पिछले रिजल्ट के और इसके बीच का जो रिजल्ट है वो हमारे पास नहीं होता। बिल्कुल, ये दिक्कत आती है। यही मैं कह रहा हूँ, पर ऐसे केस बहुत कम होंगे। ऐसे जो केस हैं डिस्प्यूटेड, उनके लिए फिजिकली आना मैंडेटरी हो, और जो क्लियर कट है वो कम से कम इस दिन के लिए अलग ही वो बना दीजिए ना, उनका काउंटर अलग, जो ऐसे केस हैं। बिल्कुल, हाँ, बाकी सारा पेपर जीरो पेपर करके मतलब ऑनलाइन आ जाएगी भाई। और हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है अपने सर्विस प्रोवाइडर से कि वो 9 जिलों के कम से कम 9 नोडल सेंटर के 9 आदमी तो जरूर दे, कि वो 9 आदमी सीधे सीधे उस नोडल सेंटर से बात करके कि क्या बच्चे की दिक्कतें हैं वो दूर करा सकें, और बच्चों को भी आना ना पड़े जिला बदल बदल कर। ये अभी तक तो जो मैंने सुझाव दिए वो ये हैं, इनको इम्प्लीमेंट करा लिया जाए तो बहुत अच्छा है, कोशिश ही कर रही हूँ।
सर मेरी एक क्वेरी है रिस्पेक्टेड वाई विमला मैम से। जब मैम एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात चल रही है तो एक थोड़ा सा हम लोग ये मैं अपने कॉलेज के जो हम लोगों ने अभी 10 सब्जेक्ट्स में एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स हम लोगों ने शुरू किया था और मैडम आप बच्चों के प्रति एक उदार भाव रख के थोड़े डिसिप्लिनरी आप आज का ये जो हमारे एफडीपी के प्रोग्राम में आपने ये जो चीज बताई, it has restored my confidence in my that principle which I am following, that rather than being, of course we need to be strong with certain things, discipline, लेकिन जब हमारे अंदर वो वात्सल्य भाव होता है बच्चों के प्रति, definitely that will pass to them and they always cooperate indirectly. Sometimes उनका ego होता है, लेकिन so thank you very much for restoring my confidence in that principle, ma'am. बहुत बढ़िया मैडम। हेलो, अगर अभी किसी को कुछ कहना हो तो 2-3 मिनट है हमारे पास, आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं एक ऑब्जर्वेशन ही कह देता हूँ मैम। जी जी मैम, जैसे अभी बातचीत हो रही है हर क्षेत्र में, अब मुझे लगता है कि आपने अपने कोर ऑब्जेक्टिव लेक्चर के अलावा उसके बिसाइड्स भी आपने, चाहे वो अनुशासन वाली बात हमारी सीनियर आभा मैम ने पूछी हो, चाहे मंजू मैम ने एडमिशन का जिक्र किया हो, और चाहे हमने बीवॉक का भी ले लिया हो, आपने सभी बातें ही बताई। एक रिक्वेस्ट है, जैसे जो डॉक्टर कलाम का आइडिया था पूरा वाला, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज, उस पर जैसे आपका था बैक टू द विलेज हम चलने की सोचें, क्योंकि हम डिपेंड करता है कि हमारे पास वो बेसिक रिक्वायरमेंट हो जहां हम रहना चाहते हैं। आजकल तो फैशन है, लोगों ने सेकंड होम अपना फार्म हाउस गांव के आसपास बनाया है, वो रहते हैं, लेकिन वो सब वो लोग हैं जो बहुत सक्षम है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन नॉर्मली जो आदमी अपनी लाइफ को तभी वहां पूरा कर सकता है जब वो डॉक्टर कलाम वाला आइडिया था पूरा वाला वो हो, तब आदमी अपना फर्स्ट होम वहां बना सकता है। बिल्कुल। तो उस पर आपका वो विचार रिलेवेंट है अभी भी या नहीं मैम? नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट है कि अर्बन एमिनिटीज तो गांव में भी होनी चाहिए, जिससे उनकी जो दौड़ है अर्बन की तरफ वो थोड़ी कम हो जाए। उन्हें लगता है वहाँ नौकरियां हैं, वहाँ जाने कितने ऊंची ऊंची मीनार अट्टालिका, मीनारों और अट्टालिकाओं से किसी को सुख मिला है? अरे वहां तो ऐसे समझ लें कि उनके अपने घर नहीं है, वो छोटे छोटे दड़बों में कैद है। ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनको लाइफ यही मिली है, उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जो गांव वाले हैं उनको खुली हवा भी मिल रही है, सॉइल है, अपना घर है, सब कुछ है, खेत खलिहान से लेकर, उनको स्कूल कॉलेज भी अच्छे मिले, उनको वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं मिले, उन्हें वहां पर एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मिले, अच्छे शॉप्स मिल जाएं, तो फिर उन्हें और क्या चाहिए? इतना ही बहुत है, इतने से तो वो खुश हो जाएंगे। और वहां पर रोड्स अच्छी हो तो गांव ज्यादा सुखप्रद होंगे। अभी तो जैसे लोग फार्म हाउस बना करके वहां रह रहे हैं, आखिर उन्हें भी वो गांव की कल्चर पास में उनके रहने की इच्छा तो है, उन्हें भी तो लगता है कि वहां रहें तो ज्यादा सुखी और हेल्दी रहेंगे। ये अलग बात है कि हमारे गांव में जो बहुत बड़ी कमी है वो है आपसी रंजिश, हर 1 इंच जमीन के लिए रंजिश, हर किसी के पास क्या है क्या नहीं है की रंजिश। ये चीजें तभी खत्म होगी जब यहाँ से पढ़े लिखे लोग जाकर वहां बसेंगे और इन चीजों को कर्व करेंगे, उनको सुखी संतुष्ट होना सिखाएंगे। संतोष खत्म हो गया उनका, उनकी भी नजरें सब विलेज से हट करके अर्बन एरिया में टिक गई ना, पर अर्बन फैसिलिटीज वहां आते ही उनकी वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उनका मतलब, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि MNCs आ जाने चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि वहां पर भी इंडिजिनस सब कुछ होना चाहिए, तो जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो, फिर वो नहीं भागेंगे। मैम, मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि हमारी क्लास में जैसे अगर ऑनलाइन एजुकेशन है, 100 बच्चे हम ऑनलाइन में कैसे लेंगे, कुछ सब्जेक्ट में नेचुरली बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज ये भी है कि उस बच्चे वाकई क्लास में कितने आते हैं, भाई एक एस्पेक्ट वो भी है। तो उसको देखते हुए, जैसे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे यहाँ 3 MSc की लड़कियां जो क्लास में शादी हो गई थी, रीजन उनका जुनून था, उतनी फ्रीक्वेंट नहीं आ पा रही जितने आना चाहिए, लेकिन सिस्टम शुरू हुआ तो दूसरी लड़की एब्सेंट हो जाए, लेकिन वो तीनों 18 तारीख से लेके जब क्लास होती है वो 3 एब्सेंट नहीं होंगी, बाकी दूसरे में से कोई ना कोई एब्सेंट हो। तो क्या हम कोई ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं कि भाई जब 50-50 रेशियो चला है तो वहां भी एक ऑप्शन ढूंढ लिया जाए कि भाई क्या कौन से लोग हैं, आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस को भी अटेंडेंस माना जाएगा, और आप लोग चॉइस दीजिए। हाँ, चॉइस ले सकते हैं उससे, अगर कुछ लोगों के लिए ऐसे स्पेसिफिक हो, और जिनकी नहीं है और नंबर ज्यादा है उनको 50-50 कर दीजिए कि आधे दिन तुम यहाँ आओगे, आधे दिन नहीं आओगे, आधे दिन वहाँ आओगे। बिल्कुल मैम। हाँ जी मैम, मुझे कुछ जानना था
आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हम लोगों के लिए। और आपने जैसा कि अपने लेक्चर में बताया कि जो ये कोविड-19 की समस्या है, ये सारे ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, ह्यूमन इंटरप्शन विद द एनवायरनमेंट, इन सब कॉजेज की वजह से हैं, जैसे पॉल्यूशन और ये सारी समस्याओं से ही इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जन्म लेते हैं और इस तरीके की एक समस्या कॉज करते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई, पेंडेमिक कॉज हुआ, फिर लोगों ने स्टे होम, लोग घरों में रहने लगे। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, पॉपुलेशन धीरे धीरे इन्वायरमेंट के ऊपर लोड लोगों का कम हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि नेचर ने अपने आप को इधर 2-3 महीनों में काफी रिवाइव किया है। आप रिपोर्ट सुनिए, न्यूज सुनिए, तो वही बतला रही थी आपको। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खुले में नहीं घूम सकते थे, वो घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई इसलिए क्योंकि ह्यूमन सब अपने घरों में चले गए और उनका ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो प्रकृति के साथ, तो ऐसा हो कि प्रकृति को डिस्टरबेंस ना महसूस हो। हमारी इंटरवेंशन ने प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग बॉटनी के हैं, मैं बॉटनी की हूँ, तो हम लोग गए थे पचमढ़ी, और पचमढ़ी में वहां पर साइलोटम बहुत अच्छा होता था अप्सरा विहार में। हमारे स्टूडेंट्स ने 36 स्टूडेंट्स हमारे साथ गए थे, उन्हें दिखा कि अच्छा ये साइलोटम है, वो एक लिविंग फॉसिल प्लांट है जो वहां था। उन्होंने उसी को उखाड़ करके अपने साथ रखना शुरू किया। हमने बहुत रोका और रोक कर मिनिमाइज कर दिया। हमने कहा कि नहीं, बस इतना काफी है सैंपल, इसी को हम मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे पास, लेकिन जितना है इसको थोड़े थोड़े से स्टडी करेंगे। यहाँ से खत्म हो जाएगा तो फिर कहीं मिलेगा नहीं हमें। और उसके बाद हम पहुंचे वहां पर, एक और जगह पर भी पहुंचे हम, वहां उन्होंने गुप्त महादेव पर, वहां उन्होंने बड़ा बड़ा लगा रखा था बॉटनिस्ट नॉट अलाउड। तो इससे ज्यादा शेमफुल क्या होगा कि जो जानकारी रखते हैं इस बात की ये चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, वही उसको उखाड़ कर अपने हर्बेरियम, अपने स्पेसिमेन के नाम पर ले जा रहे हैं। एक एक प्लांट को जिंदा तो रहने से उसे एंडेंजर्ड बना दिया, उसे एक्सटिंक्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ हमारा हाल है कि हम जब एनवायरमेंट में जाते हैं तो हम अपनी एक्सटेसी में, अपने उत्साह में इतना भूल जाते हैं कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां लॉन में बैठेंगे घास नोचे बिना मानते हैं, एक भी नहीं मानता जी। फूल तोड़े बिना मान सकते हैं कि वहां पे फूल बड़े बड़े हैं तो भाई कोई डांट देगा, माली पकड़ लेगा, लेकिन छोटे फूल जो वाइल्ड फ्लावर्स आते हैं नीचे घास में, हम उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करते हैं जी। मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। हेलो जी, मैं डॉक्टर रमाकांति, मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 95 में एमएससी बॉटनी किया था। और जैसे आपने शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी पचमढ़ी गई थी और आज तक हम लोगों के बीच बात होती है किस्सा साइलोटम का। उसमें भी यही हुआ था कि वो अभी भी हम सब हंसते हैं कि वो किस्सा साइलोटम था। अब तक सबकी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी होंगी। डीसी सर, सेशन को एंड करने से पहले मैम का एक तो इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर आभा दुबे जी को, आज के चेयरपर्सन। Esteemed guest Professor Y. Vimla ji and the organizing committee of this webinar, I would like to extend my warmest regards and thanks for a very enlightening session. Professor Y. Vimla ji so closely highlighted that nature and environment is rebooting itself, and if our response and our programs and our policies are not changing it, we are due for a doom. वातावरण आज साफ हुआ है क्योंकि हम सब अंदर हैं, हम सब नेचर के लिए काम कर रहे हैं, हम सब इससे अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं। कल जब हम बाहर निकलेंगे तो शायद हम फिर से वही गलतियां शुरू करेंगे। So this is really the time that we all should get, and this is a kind of a warning or an alert for all of us. Our policies and our responses need to major revamp and reformulations by waking up and joining hands together. In the end, I would like to thank the Badalpur College team and the organizers, the principal Dr. Divyanath, Dr. Dinesh ji, and the entire organizing team
for such a wonderful, creating such a wonderful opportunity to huddle together, to think concertedly, and to have a revision of the world beyond Corona. I'm sure that by the end of the webinar, we would come out with rather comprehensive views of the challenge we humanity is facing at large. Wish you all the best for the remaining sessions. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. प्रिंसिपल मैम की अनुमति से अब इस सत्र को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। डॉक्टर डीसी सर से अनुरोध है कि कृपया मीटिंग को एंड कर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दिनेश जी, कल सुबह के लिए इंस्ट्रक्शन सभी को। थैंक यू।